अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आफाक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली कमेंट करें प्रोसीड सो वी कैन स्टार्ट द सेशन। स्क्रीन में आपको सामने डिस्प्ले में आना चाहिए रेजिडेंसी एग्जाम्स रोड मैप फॉर एफसीपीएस एंड जेकेट एग्जाम। तो इस सेशन में बेसिकली हम बहुत से इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। एक तो अब बहुत एक कन्फ्यूजन है इस स्टेज पे, जब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी चेंज हुई है कि हमें किस सब्जेक्ट में देना चाहिए, एफसीपीएस देना चाहिए, जे कैट देना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो कुछ माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, और अप्रैल वाली दें जुलाई वाली दें, क्योंकि ऑब्वियसली अब अटेम्प्ट भी काउंट करती है। दूसरी बात, किस तरह से प्रिपरेशन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है और जो रोज बरोज जो नई पॉलिसीज हो रही हैं, पेपर के जो ट्रेंड बदले 2025 में, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से लाइव सेशन रखा गया। तो अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है और अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो आई विल स्टार्ट द सेशन। काइंडली कमेंट प्रोसीड सो आई कैन स्टार्ट द सेशन। बाकी डोंट वरी, इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगी और अपनी सारी क्यूरीज भी पूछ सकते हैं इसमें। अच्छा जी, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दो तरह के रेजिडेंसी एग्जाम्स है पाकिस्तान में। अब आपको पता है, एक होती है ट्रेनिंग जॉब, एक होती है नॉन ट्रेनिंग जॉब। तो बेसिकली हम जब हमारा जर्नी स्टार्ट होता है एमबीबीएस से, मेडिकल का जर्नी, और एमबीबीएस के बाद आप सारे हाउस जॉब करते हो। इस स्टेज तक सारे जो है वो कांस्टेंट होते हैं। आपने एमबीबीएस किया, आपने हाउस जॉब कर ली। अब नेक्स्ट आपके पास दो पाथ में है। हाउस जॉब करने के बाद आप एलिजिबल हो गए, आप एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर सको, आपके पास परमानेंट लाइसेंस होता है। ठीक है, परमानेंट लाइसेंस होता है, आप एज मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हो, अपना क्लिनिक खोल सकते हो। लेकिन अगर मेडिकल ऑफिसर से अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी उम्र मेडिकल ऑफिसर ना रहूं, मैं मेडिकल ऑफिसर से कंसल्टेंट बनूं, तो कंसल्टेंट बनने के लिए आप सिर्फ एमबीबीएस और हाउस जॉब पे रिलाय नहीं कर सकते। आपको बेसिकली करनी पड़ती है रेजिडेंसी। अब ये जो रेजिडेंसी है बेसिकली इसकी सारी जंग है। और ये जो रेजिडेंसी है पाकिस्तान में, ये दो तरीके से होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस के हाउस जॉब की एमओ हो, आप रेजिडेंसी नहीं करते, तो पूरी लाइफ में आप जो मैक्सिमम पोस्ट एक्वायर कर सकते हो वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर की कर सकते हो। और ऑब्वियसली इस पे आपको आप लाइक आपको एज अ कंसल्टेंट अपने आप को नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एमओ की फी 200 300 होती है तो कंसल्टेंट की 2000 3000 होती है। डेजिग्नेशन का बहुत फर्क होता है। आप चाहते हो मैं एसआर बनूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, एसोसिएट प्रोफेसर, तो आपको कंसल्टेंट बनने के लिए रेजिडेंसी करनी पड़ती है। अब रेजिडेंसी में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है एफसीपीएस ट्रेनिंग और एक है एमएसएमडी ट्रेनिंग। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि एफसीपीएस ट्रेनिंग और एमएसएमडी ट्रेनिंग में क्या फर्क है, किसको कौन सी करनी चाहिए। तो अगर तो आपने एफसीपीएस और एमएसएमडी ट्रेनिंग में आना है, तो इन दोनों रेजिडेंसीज में आने के लिए तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले एमबीबीएस का होना, जो कि आप सारे कर चुके हैं। हाउस जॉब का कंप्लीट होना, जो कि आप सारे कर चुके हैं। और जो तीसरी जंग आपके इस जर्नी में आने के लिए, रेजिडेंसी में आने के लिए एक जो ब्लॉक होता है वो होता है रेजिडेंसी एग्जाम का। अगर आप रेजिडेंसी एग्जाम पास करते हो तो फिर ये ब्लॉक आपका ओपन हो जाता है और अब आप रेजिडेंसी कर सकते हो, जिसमें एफसीपीएस और जेकेट है, एमएसएमडी की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग करते हो, ये बेसिकली जो रेजिडेंसी एग्जाम है ये एंट्रेंस एग्जाम है। 2 साल के बाद एक और एग्जाम होता है ट्रेनिंग के अंदर, जिसे आईएमएम एग्जाम कहते हैं। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक एग्जाम होता है जिसे कहते हैं एग्जिट एग्जाम, और इस तरह से आप कंसल्टेंट बन जाते हो। अब सबसे पहले तो एफसीपीएस और एमएसएमडी, ये दो तरह की ट्रेनिंग है जो पाकिस्तान में होती हैं। और जो एमएसएमडी के लिए जो एग्जाम है उसे कहते हैं जे कैट, इसमें एंटर होने के लिए। और एफसीपीएस में एंटर होने के लिए जो एग्जाम है उसे कहते हैं एफसीपीएस पार्ट 1। अब ये थोड़ा तमहीद बान है, इस वजह से इम्पोर्टेंट था। अब आप कहोगे कि मुझे आया कि जे कैट भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एफसीपीएस दूं, क्या करूं। तो एल्गोरिदम बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में बताऊंगा। सबसे पहले जे कैट की बेस पे एमएसएमडी ट्रेनिंग होती है। ये सिर्फ होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि आपकी कैरियर काउंसलिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इस सेशन में हम चेंजिंग ट्रेंड्स, पेपर्स किस तरह से आ रहे हैं, सिलेबस, हर चीज पे बात करेंगे 1 घंटे में इंशाल्लाह। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ इसकी ट्रेनिंग होती है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्योंकि जे कैट की बेस पे ट्रेनिंग होती है, तो इस बेस पे आपका जो है वो बेहतर है कि जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स हैं
उनको एज होता है रिलेटिवली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग एक्वायर करने में। तो गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को तो जेकेट लाजमी देना चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें, जो जो प्राइवेट ट्रेनीज हैं, जो बाहर से आए हैं, जिनके पास पेरीफ्री का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो जो प्राइवेट के ट्रेनीज हैं उनके लिए जे कैट की बेस पे इंडक्शन लेना रिलेटिवली मुश्किल होता है गवर्नमेंट में। लेकिन एफसीपीएस की जो ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट में भी होती है और प्राइवेट में भी होती है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो रही है, प्राइवेट में ही हो रही है। अगर हम बात करें लाहौर की, प्लीज अपने माइक्स बंद कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्स बंद कर दें। अच्छा, अब एफसीपीएस की ट्रेनिंग अगर मुझसे बात करोगे, जेकेट की ट्रेनिंग अगर हम कहते हैं कि जेकेट की ट्रेनिंग 50 इंस्टीट्यूट्स में अप्रोक्सीमेटली, तो एफसीपीएस की ट्रेनिंग 200 हॉस्पिटल्स में हो रही है। इस वजह से अगर एफसीपीएस पार्ट 1 की बात की जाए तो मैं आपसे कहूंगा कि हर बंदे को एफसीपीएस पार्ट 1 देना चाहिए, क्योंकि पहले ट्रेनिंग नहीं मिल रही और जो है वो पहले ही डेफिशिएंसी, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो रिगार्डलेस कि आप गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, आपको एफसीपीएस देना चाहिए। एफसीपीएस पार्ट 1 आप दोनों को देना चाहिए। इट विल मैक्सिमाइजेज योर चांसेस ऑफ इंडक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गवर्नमेंट के ग्रेजुएट हो तो आपको जे कैट भी देना चाहिए, क्योंकि जे कैट में रिलेटिवली कुछ ना कुछ मेरिट कम होते हैं। उसके बाद अगली अगली फिर माइंड में क्यूरी आती है कि यार मुझे गवर्नमेंट में ट्रेनिंग करनी चाहिए कि प्राइवेट में ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट में ट्रेनिंग के लिए दो तरीके हैं, एफसीपीएस, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट ट्रेनिंग। ठीक है, अब गवर्नमेंट में ट्रेनिंग के लिए दो रास्ते हैं, एफसीपीएस के जरिए भी जा सकते हो, जेकेट के जरिए भी जा सकते हो। प्राइवेट में ट्रेनिंग हासिल करने का एक ही चांस है जिसमें एफसीपीएस है। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट में ट्रेनिंग की, अब गवर्नमेंट में ट्रेनिंग के लिए एक और पॉलिसी अप्लाई होती है। एक तो आपने एफसीपीएस जेकेट पास किया हुआ है, दोनों दोनों जगह पे ट्रेनिंग के लिए आपको हाउस जॉब चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, और पार्ट 1 या जे कैट का, जे पार्ट 1 और जे कैट दोनों चाहिए गवर्नमेंट के लिए, और प्राइवेट के लिए एफसीपीएस। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं टेम्प्ट काउंट करेगी, टेम्प्ट नहीं काउंट करेगी, ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी आ गई, वो आ गई। जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की इंडक्शन के लिए है, उसका प्राइवेट की इंडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल का ग्रेजुएट है, उसने एफएमएच में ट्रेनिंग लेनी है, उसको ऑर्थो पसंद है, उसने घुरकी में ट्रेनिंग लेनी है, घुरकी प्राइवेट, एफएमएच प्राइवेट, तो उसका सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी से कुछ कोई लेना देना नहीं है। उसकी तरफ से भाड़ में जो एफसीपीएस दूसरी अटेम्प्ट में पास है, तीसरी अटेम्प्ट में पास है, चौथी अटेम्प्ट में, उसके पास सिर्फ उसको पास करने का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंडक्शन लेनी है तो उसमें पेरीफ्री के मार्क्स, उसमें एमबीबीएस के मार्क्स, उसमें ये सारी चीजें काउंट करेंगी कि किस अटेम्प्ट में पास किया गया है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रेनिंग में भी फर्क है। ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है रोड मैप डिजाइन करो। तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी अप्लाइज फॉर ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो एफसीपीएस है वो दोनों के लिए है। आप एफसीपीएस की जगह के थ्रू भी गवर्नमेंट में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आपको सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को गेज करना पड़ेगा। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी पे हम लेकर लगा वीडियो भी बनाएंगे। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट में ट्रेनिंग, अब किसको गवर्नमेंट की ट्रेनिंग के लिए भागना चाहिए, क्योंकि यही बात फिर हम यहीं पे वही बात कि हमने कहा था कि प्राइवेट वालों को आइडियली एफसीपीएस पार्ट 1 देना चाहिए। आइडियली प्राइवेट वालों को एफसीपीएस पार्ट 1 उनका गो थ्रू होना चाहिए, गवर्नमेंट को दोनों देना चाहिए। अब गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कब होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रेनिंग आपको कब अगर आपने सर्जरी एंड अलाइड में ट्रेनिंग करनी है, तो सर्जरी एंड अलाइड में रिलेटिवली गवर्नमेंट की ट्रेनिंग हमेशा ज्यादा अच्छी होगी। प्राइवेट में यूजुअली वो प्राइवेट पेशेंट है, पैसे देते हैं, वो आपसे नहीं करवाएंगे, वो प्रोफेसर से करवाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने मेडिसिन एंड अलाइड की ट्रेनिंग करनी है तो मेडिसिन एंड अलाइड की ट्रेनिंग दोनों जगह ही अच्छी है, लेकिन अगर मुझसे पूछो, अगर मेडिसिन एंड अलाइड की ट्रेनिंग है वो ज्यादा प्राइवेट में अच्छी है, अगर पेशेंट लोड बहुत अच्छा है। क्योंकि प्राइवेट में टेक्नोलॉजी होती है, हर तरह की मेडिकेशंस होती हैं, आप हर तरह के टेस्ट करवा सकते हो। गवर्नमेंट में तो जो मरीम नवाज ने 2-3 दवाइयां दे दी हैं वो ही लगानी है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस गई भाड़ में। लेटेस्ट अमेरिका में क्या गाइडलाइंस चल रही हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्राइवेट में आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हो, प्राइवेट में आप जो टेस्ट चाहते हो हो जाता है। गवर्नमेंट में कहते हैं टेस्ट बाहर से नहीं कराने, वो जिना हॉस्पिटल है, फलाना हॉस्पिटल है, उसकी एमआरआई मशीन खराब है, उसका अल्ट्रासाउंड खराब है। तो मेडिसिन एंड लाइट में डायग्नोसिस बनाना, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो जो कि ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, वो उसमें ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो अगर मेडिसिन एंड अलाइड की ट्रेनिंग है तो फिर भी आपको प्राइवेट का सोचना चाहिए, और प्राइवेट में एफसीपीएस के जरिए ट्रेनिंग होगी, जेकेट के जरिए ट्रेनिंग नहीं होगी। दूसरी बात, पाकिस्तान में 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसे हम कहते हैं जेआईसी रिकॉग्नाइज, ज्वाइंट इंटरनेशनल कमीशन उसको रिकॉग्नाइज करता है। उसमें आता है आगा खान, उसमें आता है आपका शिफा, उसमें आता है शौकत खानम। ये तीनों कहते हैं कि इन तीनों में इंडक्शन होती है एफसीपीएस के जरिए, जेकेट के जरिए ट्रे इंडक्शन नहीं होती। पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो एफसीपीएस की रिकॉग्निशन पूरी दुनिया में ज्यादा है रिलेटिव टू एमएसएमडी या जे कैट की ट्रेनिंग, क्योंकि एफसीपीएस इवन आपने 2 साल की एफसीपीएस की ट्रेनिंग की है, आप जूनियर एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए आप इंग्लैंड में जाके जूनियर फेलो के तौर पे काम करो। 4 साल की एफसीपीएस की ट्रेनिंग की आप इंग्लैंड में एज अ सीनियर रजिस्ट्रार काम कर सकते हो, आयरलैंड जा सकते हो, गल्फ जा सकते हो। क्योंकि इंटरनेशनल आपको रिकॉग्निशन चाहिए, कल को बाहर जाने का प्लान है तो एफसीपीएस अगर आपको जो है क्या कहते हैं अभी हम ट्रेनिंग की बात नहीं करें, गवर्नमेंट प्राइवेट, एफसीपीएस और जेकेट का थोड़ा सा कंपैरिजन बता रहा हूं। अगर आपने पाकिस्तान में जीना मरना है, आप कहते हो मेरा हाथ अच्छा सेट हो जाए, तो फिर जे कैट की बेस पे गवर्नमेंट की ट्रेनिंग में भी बुराई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अब जे कैट और गवर्नमेंट की ट्रेनिंग, अगर हम गवर्नमेंट की सिर्फ बात करें तो एफसीपीएस का मेरिट बहुत ज्यादा होता है। अगर एक फ्रेशर है तो एफसीपीएस की बेस पे मेडिसिन एंड अलाइड, गायनी, इनमें इंडक्शन लेना नियरली इम्पॉसिबल है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, अगर आपके पास पेरीफ्री वगैरह के मार्क्स नहीं है। तो यूजुअली आपको फिर बाकी चीजें चाहिए होती हैं एफसीपीएस की बेस पे उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए। जे कैट में अगर प्राइवेट ग्रेजुएट भी है, जे कैट पे क्योंकि सर्जिकल एंड लाइट के वैसे ही गवर्नमेंट की ट्रेनिंग में मेरिट कम होते हैं, तो मेरे बहुत से जूनियर्स हैं जो कि जे कैट देके प्राइवेट के भी होके सर्जरी में चले गए। तो इसको सिंपल करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कि अगर आप सर्जरी के एस्पिरेंट हो, बेशक प्राइवेट हो बेशक गवर्नमेंट हो, आप दोनों दे सकते हो अगर आप सर्जरी के एस्पिरेंट हो। अगर मेडिसिन के एस्पिरेंट हो और प्राइवेट के ग्रेजुएट हो, तो प्राइवेट का ग्रेजुएट जे कैट की बेस पे गवर्नमेंट में ट्रेनिंग लेना नियरली इम्पॉसिबल है। तो प्राइवेट के ग्रेजुएट को एफसीपीएस पे मेडिसिन एंड अलाइड, अगर मेडिसिन एंड अलाइड देना तो एफसीपीएस दे, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट का ग्रेजुएट है तो वो एफसीपीएस और जे कैट दोनों दे, अगर उसने मेडिसिन एंड अलाइड के गवर्नमेंट की भी ट्राई कर ले और प्राइवेट की भी ऑप्शन रखे। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा ओवरव्यू था जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर इस स्टेज पे कोई क्यूरी है तो आप बताएं, वरना फिर हम आगे इस पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक बात थी, लेकिन ये जरूरी थी कि पता हो कि बहुत से प्राइवेट वाले मुझे मैसेज करते हैं कि जेकेट क्या बला है, ये एफसीपीएस देना चाहिए, दोनों देने चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गई ये सारी बात। इन शॉर्ट, अगर आप गवर्नमेंट के ग्रेजुएट हो तो दोनों पेपर दो, अगर आप प्राइवेट के ग्रेजुएट हो और सर्जरी में देना है तो वो भी दोनों दो। अगर आप प्राइवेट के ग्रेजुएट हो और मेडिसिन एंड अलाइड में जाना है, रेडियोलॉजी में जाना है, गायनी में जाना है, तो इनमें आपको मेरिट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में, तो बेहतर है कि सिर्फ एफसीपीएस पे फोकस करो। यहाँ तक क्लियर हूं मैं? नहीं, जे कैट पे गायनी पे तो गवर्नमेंट वालों को इंडक्शन नहीं मिलती, तो बहुत मुश्किल है जे कैट पे कि गवर्नमेंट में आपको इंडक्शन मिल जाए। गायनी की ट्रेनिंग कुछ प्राइवेट में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गायनी पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में इतना रश है, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता। गायनी हो गई, मेडिसिन एंड अलाइड हो गई, रेडियोलॉजी हो गई, ये वो फील्ड हैं कि उनके मेरिट बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट में। तो प्राइवेट ग्रेजुएट का उस उनमें गवर्नमेंट में इंडक्शन लेना नियरली इम्पॉसिबल है। तो बेहतर है कि प्राइवेट ग्रेजुएट एफसीपीएस के जरिए अच्छे प्राइवेट ढूंढे, बहुत से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ऐसी बात नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों जो जेआईसी ही जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, वो भी सारे प्राइवेट ही हैं। एमसीपीएस तो ऑब्सोलीट हो चुका है, उस पर मैं इतनी बात नहीं करूंगा। एमसीपीएस तो अब लाइक वो ऐसे ऐसा खत्म करते जा रहे हैं। हाँ, सर्जरी एंड लाइट वालों को अगर आपने इवन प्राइवेट के भी तो जे कैट दे के ट्राई की जा सकती है। मेरे इतने जूनियर्स हैं जो कि जे कैट दे के सर्जरी एंड लाइट में, क्योंकि सर्जरी एंड लाइट के मेरिट बड़े कम होते हैं, लड़कियां वैसे नहीं जाती। और सर्जरी एंड लाइट में खास तौर पे जो डिमांड है वो ऑर्थो की है, यूरोलॉजी की है बस। वो पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, वो सारे वेले उनकी न्यूरो सर्जरी के मेरिट बहुत थोड़े होते हैं। ये आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग कहाँ पे अच्छी है। मैंने आपको अभी अभी हम सिर्फ ट्रेनिंग सोच रहे हैं कि कहाँ पे है, वो तो पार्ट 1 पास हो गई, अगली टॉपिक है सारी। एनेस्थीसिया की अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, क्योंकि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मेडिकेशंस और प्री ओ पोस्ट ओ क्रिटिकल केयर, तो वो तो हर हॉस्पिटल में हो रही होती है। एनेस्थीसिया वाले वैसे बिहाइंड द सीन काम करते हैं, तो उसका गवर्नमेंट प्राइवेट से इतना लिंक नहीं होता। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम आगे चलते हैं।
क्योंकि अभी अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि आप सोच रहे हो कि आपने कौन से एग्जाम देने और अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो। जो पेपर देने के बाद की बात है कि यहाँ पे ट्रेनिंग ले लूंगा यहाँ पे, वो अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे। दूसरी बात, अब एक रिसेंट सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की अपडेट आई अटेम्प्ट काउंट के बारे में, कि अब अटेम्प्ट काउंट की जाएगी। तो इस सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि अटेम्प्ट सिर्फ काउंट की जाएगी सिर्फ गवर्नमेंट की इंडक्शन में। जिसने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करनी है उसको अटेम्प्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक आपको लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन मिलता है, वो आपने बस देना है। एक अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, कौन सी अटेम्प्ट में पास की है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की इंडक्शन में चाहिए। जो आप अप्लाई करते हो स्कोर लगता है, प्राइवेट में कुछ भी नहीं। प्राइवेट में आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, पेपर पास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने गवर्नमेंट में ही ट्रेनिंग लेनी है और आप 2-3 अटेम्प्ट जाया कर चुके हो, तो फिर बेहतर है कि अपनी स्पेशलिटी भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिसिन की 3 अटेम्प्टें फेल की हैं, आप कहते हो मैंने इंडक्शन गवर्नमेंट में ही लेनी है, मेरे पेरीफ्री के नंबर पूरे हैं, तो बजाय से कि आप गवर्नमेंट में ही ट्रेनिंग के मेडिसिन की जो 4 अटेम्प्टें आपकी हो जाएंगी, तो बेहतर है कि कोई और स्पेशलिटी में दे दो। सर्जरी में पास करते हो पहली अटेम्प्ट में, तो वो पहली अटेम्प्ट ही काउंट होगी। अटेम्प्ट मैटर करती है। तो बेहतर है कि आप एक अटेम्प्ट पूरी प्रिपरेशन के साथ दे दें, बजाय इसके कि मल्टीपल अटेम्प्ट दें। क्योंकि एक तो मल्टीपल अटेम्प्ट में पैसे बहुत लगते हैं, 25-25 हज़ार का एक पेपर है। तो इसमें अटेम्प्ट भी अब मैटर करती है गवर्नमेंट की इंडक्शन में। अगेन बार बार रिपीट करो, प्राइवेट की इंडक्शन में अटेम्प्ट से मकसद नहीं है। अब हम बात करेंगे 2025। अब एग्जाम्स पे हम आ जाते हैं। आपको पता चल गया 2 प्रोग्राम है, 2 एग्जाम्स हैं। पहले हम एफसीपीएस पे बात करेंगे, फिर जेकेट पे। यहाँ तक सब क्लियर है तो हम कंटिन्यू करें इसको। नहीं, एग्जाम सारा देखो, जब आपने एफसीपीएस ट्रेनिंग कर रहे हो ना, फिर आप बेशक किसी भी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हो, जस्ट लाइक यूएचएस जो मिडवे एग्जाम है, एग्जिट एग्जाम है, सबका सेम होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट में या प्राइवेट में है। सबका एग्जाम एफसीपीएस प्रोग्राम सीपीएसपी ने लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैरियर काउंसलिंग पे सेशन नहीं है, ये रेजिडेंसी एग्जाम्स पे, तो हम उस पे बात करेंगे। कोई और अगर आपकी क्यूरी है स्टेज तक तो पूछ लें, फिर हम आगे इस पे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। गर्ल्स आईएनटी में ही ज्यादा ठीक है, अगर सर्जरी में जाना है, जनरल सर्जरी करके ब्रेस्ट सर्जरी में चले जाए। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, कमिंग बैक टू टॉपिक। अच्छा, अब जे कैट एग्जाम हमने बात की कि ये एग्जाम है बेसिकली एमएसएमडी ट्रेनिंग का, और ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक टिपिकल एग्जाम है जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। इसका पेपर 1 है, एग्जैक्ट बताया गया कि कहाँ से कितने एमसीक्यूज आने, जिस पे हम आगे बात भी करेंगे। एक पेपर 1 होता है जिसे बेसिक साइंसेस कहते हैं, और एक पेपर 2 होता है जो कि उस सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। पेपर 1 सबका सेम होता है, बेसिक साइंस से, जिसमें फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, इनसे आता है। और जो पेपर 2 है वो जोन से में आपने ट्रेनिंग करनी है, जोन सी आपकी फील्ड है। फॉर एग्जांपल सर्जरी लाइट उससे रिलेटेड होगा, मेडिसिन है तो मेडिसिन लाइट से रिलेटेड होगा। ठीक है। अब अभी हम आगे इसके सिलेबस पे मजीद भी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम एफसीपीएस की बात करें, तो एफसीपीएस की जो हमें अपडेट्स मिली 2025 के एग्जाम में, वो ये कि पहले कुछ टॉपिक्स थे 2025 की जो अपडेट्स हैं, क्योंकि सीपीएसपी ने अपना पूल चेंज किया। आपके बहुत से सीनियर्स होंगे वो कहते थे कि सिर्फ पास पेपर कर लो पास हो जाएगा। अब पास पेपर से हार्डली 15 से 20% पेपर आता है। तो अब मेन बात ये थी कि जो माइनर सब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाते थे, कम्युनिटी मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, जनरल पैथो, उनसे तकरीबन आपका 40 से 50 एमसीक्यूज आ रहे थे। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक ये लेसन हमने लर्न किया 2025 के एग्जाम से। दूसरी बात, सीपीएसपी कंटिन्यूड विद द न्यू पूल। सीपीएसपी ने नए एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करवाता रहा, हम भी वो कंपाइल करते रहे, वेबसाइट पे अपलोडेड करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे 2024 और 25 के नए एमसीक्यूज, जो कि बहुत सी एमसीक्यूज पूल्स में नहीं है, वो हमने वेबसाइट पे दिए हुए हैं। दूसरी बात ये चीज सामने है कि कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। वहीं पे शोर डला के फर्स्ट एड पढ़ो, स्नेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे आने चाहिए। सिर्फ रटे रटाए एमसीक्यूज बार बार नहीं आते। पांचवी चीज, जो एमसीक्यू स्कूल आर आउटडेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल बच्चे जाते हैं रफ्यूला कर लें, रफ्यूला पे 2023 तक के पेपर हैं। डबल ए कर लें, डबल ए ने 2024 जनवरी तक के पेपर अभी तक डालने हुए हैं। तो जो 2 साल नए पेपर हैं, वो एक गैप एग्जिस्ट करता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रिज किया हुआ है। लेकिन एमसीक्यू स्कूल पे सिर्फ रिलाय नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, एक नई चीज 2025 के पेपर में थी कि सर्जरी के कुछ पेपर, गायनी के पेपर
कि अब थोड़ा क्लिनिकल टच दिया जा रहा है पेपर 2 को। तो बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टेंट चीजें जो गायनी और सर्जरी से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ऑब्वियसली सारा सारा सब्जेक्ट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सारे टॉपिक्स हमने कंपाइल करके उनके लेक्चर्स उनके नोट सारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हुए हैं, तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई जिस तरह सर्जरी के पेपर में 20-30 एमसीक्यूज 200 में से आ जाते हैं सर्जरी रिलेटेड भी। तो अब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि एग्जाम है कि इनका सिलेबस क्या होता है और किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले हम एफसीपीएस पे बात करेंगे। जिन्होंने सिर्फ एफसीपीएस देना है वो किस तरह से इसको लेके चलेंगे। इस स्टेज पे कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें, वरना प्रोसीड आप कमेंट करें सो आई कैन कंटिन्यू। So without wasting more time, brief overview of FCPS एग्जाम। FCPS पार्ट 1 आपने देना है। मैंने बताया कि FCPS पाकिस्तान का सबसे रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम है। पूरी दुनिया में FCPS माना जाता है। FCPS में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में इंडक्शन होती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट ग्रेजुएट्स दोनों FCPS देते हैं। अब FCPS पार्ट 1 एक MCQs पेपर है जिसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है उसमें 100 MCQs होते हैं। ये 100 MCQs सबके एक जैसे होते हैं, बेशक आपने किसी भी स्पेशलिटी में अपीयर होना हो, गायनी में, रेडियोलॉजी में, एनेस्थीसिया में, सेम पेपर होता है जो कि उन्हीं एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फार्मा वगैरह से बना होता है जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। 2 घंटे का पेपर 1 होता है, उसके बाद हाफ आवर ब्रेक होती है, फिर पेपर 2 आता है। पेपर 2 में भी 100 MCQs होते हैं। ये 100 MCQs डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलिटी थोड़ा थोड़ा वेरी करते हैं। कुछ स्पेशलिटीज हैं जिस तरह आई हो गई, ईएनटी हो गई, इनका तो पेपर 2 मोस्टली IENT रिलेटेड ही आता है। अगर मेडिसिन, गायनी और सर्जरी की बात करें तो इनका पेपर 2 भी काफी ज्यादा बेसिक साइंसेज के सिलेबस से ही आता है, लेकिन अब 30, 40, 50 MCQs इनके अपने रिलेटेड भी आ जाते हैं। दूसरी बात एनेस्थीसिया है, उसका कुछ एडिशनल काम करना पड़ता है। साइकाइट्री है, उसके लिए कुछ एडिशनल काम करना पड़ता है, वो हम सारी बातें करेंगे। इन जनरल सारे पेपर्स में 130 से 140 MCQ सेम होते हैं 200 में से। अक्सर बच्चे कहते हैं मैं करते हुए पता ही नहीं चला कि सर्जरी का पेपर था गायनी, क्योंकि बहुत सा पेपर एक मिलता जुलता ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लिनिकल टच होता है जो कि आपका 1/4 1/5 ऑफ पेपर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगेन 30-40 MCQs को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही डिफरेंस क्रिएट, तो हमने पूरी प्रिपरेशन करनी होती है स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग। तो हर स्पेशलिटी का एक अपना अलहदा स्केड्यूल होता है, प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको आज स्केड्यूल्स भी दे दिए गए हैं और वेबसाइट पे भी अपलोडेड हैं, जो भी ज्वाइन करता है उसको हम दे देते हैं। परसेंटाइल सिस्टम होता है इसमें। आपने यू हैव टू बी इन टॉप 25% स्टूडेंट्स टू पास द एग्जाम। मतलब अगर 1000 बच्चे हैं तो 250 ही पास करेंगे, उससे ज्यादा पास कर ही नहीं सकते। इस वजह से इसमें फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। अगर USMLE प्लैब वगैरह से कंपेयर करो तो FCPS में फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल से बच्चे पास होते हैं। दूसरी बात परसेंटाइल सिस्टम है, जो MCQ सारे बच्चे ठीक कर रहे होंगे उसकी वेटेज कम हो जाएगी, जो MCQs नए होंगे कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट से ठीक उसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्राइटेरिया लाइक अदर इंटरनेशनल एग्जाम्स के घोड़े को गधे से अलग किया जा सके। अब सिलेबस की बात करते हैं। अब जो मैं पहले बात कर रहा हूँ ये जनरल सिलेबस है जो कि हर सब स्पेशलिटी का होगा। जनरल सिलेबस जो हर स्पेशलिटी का होगा उस पर हम बात कर रहे हैं। ये जो एक बेसिक साइंसेज हैं इसमें से पूरा पेपर 1 आपका आएगा और पेपर 2 तकरीबन आपका अप टू 50% आएगा। मतलब आपका कह लो कि 200 में से 150 MCQs इस सिलेबस से होंगे जो मैं नीचे आपसे जिक्र करूंगा। बाकी कुछ MCQs जो है वो स्पेशलिटी रिलेटेड होंगे, वो भी अभी हम बात करेंगे। तो जनरल सिलेबस में क्या क्या आता है, अभी जनरल सिलेबस है जस्ट लाइक जिस तरह USMLE का एक ही पेपर होता है, मतलब वही आपका MCQs नॉलेज बैंक है। प्लैब का वही नॉलेज बैंक है, रिगार्डलेस आपने किसी भी फील्ड में आगे जाना है उस वही USMLE करके आप डिफरेंट फील्ड्स में जाते हो। इसी तरह इसका भी इन जनरल सिलेबस एक जैसा ही है। अब सबसे पहले FCPS पार्ट 1 की हम बात करें, JCAT की हम बात नहीं कर रहे। जो मेन पार्ट है वो है सिस्टम। सिस्टम्स आपके CVS, रेस्पिरेशन, रीनल, एंडो, हीमाटोलॉजी, रिप्रोडक्शन, GIT, सेल और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये आपके 9 सिस्टम्स बनते हैं। और इनकी जो मेनली आपने करनी होती है इनकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी करनी होती है। सिस्टम्स एक मेजर पार्ट हैं, इससे तकरीबन आपका 30 से
40% पेपर आपका सिस्टम से आता है। 30 से 40 पहले ज्यादा वेटेज आ रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो एफसीपीएस का चेंजिंग ट्रेंड है उसमें उन्होंने जनरल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, कम्युनिटी के एमसीक्यू ज्यादा देना शुरू कर दिए हैं। इनकी वेटेज थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट है। अगर सिस्टम्स की बात करें तो कुछ पेपर्स के लिए सिस्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें खास तौर पे मेडिसिन एंड अलाइड है, पैथोलॉजी है, साइकाइट्री है। ठीक है, इनके लिए सिस्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें इवन अप टू 60 से 70% पेपर भी सिस्टम से आ सकता है। 60 से 70% पेपर भी इनका आ सकता है। अब सिस्टम्स के लिए बेस्ट सोर्स अगर बात करो, बुक की बात करो, तो सिस्टम्स का अगर बेस्ट सोर्स आप बात करो तो वो फर्स्ट एड है। वो फर्स्ट एड है। दूसरे नंबर पे अगर बात करो तो वो फास्ट एड है। फास्ट एड में सी एफसीपीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी लिखी गई है और सारे पास्ट एमसीक्यूज अंडरलाइन हुए हैं, इस वजह से वो एक अच्छा सोर्स बन जाता है। फर्स्ट एड का मसला ये है कि इसमें फिजियो थोड़ी सी डेफिशिएंट है। एक तो ड्राई सी बुक है, ऊपर से फिजियो डेफिशिएंट है। इस वजह से फिजियो के लिए फिर बच्चों को बीआरएस फिजियोलॉजी करनी पड़ती है। अब फर्स्ट एड भी पढ़ो, साथ बीआरएस फिजियोलॉजी भी पढ़ो, क्योंकि बीआरएस फिजियो के अलावा फिजियो के एफसीपीएस के एमसीक्यूज कवर नहीं होते, क्योंकि फर्स्ट एड यूएसएमएल के अकॉर्डिंग बनी है, एफसीपीएस के अकॉर्डिंग नहीं बनी। और अगर आप मुझसे पूछो कि बेस्ट सोर्स क्या है, तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑब्वियसली लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स में एफसीपीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कंसेप्चुअली पढ़ा के याद करवा दिया गया है। और ना सिर्फ सिर्फ टॉपिक सारे पढ़ा दिए गए हैं, आपने कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती, और उसमें साथ ही पिछले 24 सालों के रेफ्यूल एस के डब्बल के सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन्ड है। तो एमसीक्यूज नॉलेज सारी एक ही जगह होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एनाटमी। एनाटमी से अगर हम बात करें तो एनाटमी से इन जनरल 20 से 30% पेपर आता है। अब ये जो एनाटमी है, ये कुछ चीजों टॉपिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो रेडियोलॉजी है, सर्जरी है, इनमें एनाटमी की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। इनमें अप टू 40 से 50% एमसीक्यूज भी एनाटमी से आ सकते हैं। अपर लिम, लोअर लिम, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ये इसका पार्ट होते हैं। इसके लिए अगर बेस्ट सोर्स पूछा जाए तो बेस्ट सोर्स इसका जो सीपीएसपी रिकमेंडेड है वो है स्नेल्स एनाटमी। याद रहे कि ये एनाटमी वाला पोर्शन फर्स्ट एड में नहीं दिया गया, और अगर आप एनाटमी वाला पोर्शन छोड़ देते हो तो आप 20-30 एमसीक्यूज अपने वेस्ट कर रहे हो। तो एनाटमी एमसीक्यूज आप पूरा नहीं छोड़ सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट एड में नहीं है। इसके लिए भी बेस्ट अब स्नेल्स आप पढ़ते हो, आपको नहीं पता था कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। एनाटमी वैसे इतनी ड्राई है, ये सारे सारे नहीं पढ़ने को, क्लिनिकली ओरिएंटेड पढ़ना होता है, नर्व इंजरीज आती हैं। तो इसके लिए भी अगर बेस्ट सोर्स आप मुझसे पूछो तो ऑब्वियसली लेक्चर्स है। इसमें सारी एनाटमी रियल लाइफ पिक्चर्स दिखा के, कंसेप्चुअली पढ़ा के माइंड में इम्प्रिंट कर दी जाती है, और उसके सारे जितने भी पास्ट में एमसीक्यूज आए हैं वो सारे एमसीक्यूज भी उसी के अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो आपकी 50 आवर्स में, जो कि आराम से 50 आवर्स आप 10 दिनों में भी, 10 से 15 दिनों में कंप्लीट कर ले तो आपकी सारी एनाटमी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल पैथो। जनरल पैथो से 10 से 20% पेपर आते हैं, 15 से 20-25 एमसीक्यू जनरल पैथोलॉजी से आते हैं। और इसमें आपके बेसिकली टॉपिक्स आते हैं सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बहुत पसंद है उनको, इम्यूनोलॉजी बहुत पसंद है, नियोप्लेजिया, हीमोडायनेमिक्स। अब इसके लिए ये भी फर्स्ट एड में नहीं है। ये आपको सच बता रहा कि बहुत से लोग आपको गुमराह करते हैं। अभी मेरे पास जनवरी के भी, नवंबर के भी इतने बच्चे सिर्फ फर्स्ट एड पढ़ जाते हैं, आ जाके इनके साथ 30-40% सिस्टम सिर्फ फर्स्ट एड से कवर होते हैं। जनरल पैथो का अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो जो बेस्ट सोर्स है वो है पैथोमा। अगेन, जो लेक्चर्स हैं उसमें ना सिर्फ पैथोमा बल्कि सारे एडिशनल पॉइंट्स विद कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के सारे एमसीक्यूज लेक्चर्स के अंदर ही एक्सप्लेन्ड है। तब कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती लेक्चर्स के साथ। फार्माकोलॉजी पहले इग्नोर्ड पार्ट था, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था, फार्मा बच्चे माइनर के तौर पे लेते थे। अब तकरीबन 10% एमसीक्यूज फार्मा से आते हैं। और अगर आप मेडिसिन एंड अलाइड या एनेस्थीसिया दे रहे हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा वेटेज आती है फार्मा की, खास तौर पे। लेकिन बाकी सब में भी मिनिमम 10% एमसीक्यूज आते हैं। अब 10% तकरीबन 20 एमसीक्यूज बनते हैं। इसके लिए अगर बेस्ट सोर्स आपसे पूछा जाए तो बेस्ट सोर्स इसके लिए फर्स्ट एड ही है, जो सिस्टम के एंड पे फार्मा दी गई है। लेकिन फर्स्ट एड में भी बहुत सारे मसले हैं, उसमें जनरल फार्मा नहीं दी हुई, उसमें कीमोथेरेपी, कौन सी एंटीबायोटिक, कौन से एंटीजन के खिलाफ, ये बहुत सारे सॉरी कौन से बग के खिलाफ। तो ये सारी लेक्चर्स में बहुत अच्छा
कवर्ड है, तो इसके लिए भी बेस्ट सोर्स लेक्चर्स हैं। सिर्फ 3 दिन में आप वो 15-16 घंटों के लेक्चर्स कर लेते हो, उसमें सारी फार्मा आपकी वेबसाइट पे सारे के सारे अभी तक जितने भी 1000 एमसीक्यूज फार्मा से हैं वो सारे अपलोडेड है, और सारे नगेट्स भी हाई यील्ड इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री पहले इग्नोर की जाती थी, इसको माइनर समझा जाता था, ये भी इससे 10% पेपर तकरीबन आपका आ रहा है। 10 से 20 एमसीक्यूज बायोकेमिस्ट्री से आ रहे होते हैं। और इसका भी बेस्ट सोर्स अगर पूछा जाए तो फर्स्ट एड है, लेकिन फर्स्ट एड में बहुत ज्यादा है, 90 पेजेस की बायोकेमिस्ट्री है। तो आप तो फिर 15-20 दिन बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, तो फिर 3 महीने में सिलेबस करना डुएबल नहीं होता। दूसरी बात, इसमें सीपीएसपी के एमसीक्यूज ने डिस्कस, तो उसके लिए भी बेस्ट सोर्स आपके लेक्चर्स हैं। सिर्फ 10 घंटे में सारी बायोकेमिस्ट्री और उसके 25 साल के सारे पुराने एमसीक्यूज एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन आती है। कम्युनिटी मेडिसिन और बीएस से तकरीबन 5% एमसीक्यूज आते हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जो आपको पूरी उम्र हॉन्ट करते रहे कि कौन सी टाइप ऑफ स्टडी है, कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगेगा। अब इसके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो एक्सेल है, लेकिन पूरी एक्सेल पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी सबसे बेस्ट सोर्स लेक्चर है, सिर्फ 10 घंटे में सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैट, टाइप्स ऑफ डाटा, हर चीज एक्सप्लेन विद फॉर पास्ट 25 years ऑफ एमसीक्यू। 5% जो आपका पेपर आता है वो माइक्रोबायोलॉजी से आता है, और माइक्रोबायोलॉजी भी फर्स्ट एड पे 100 पेजेस बनते हैं, पॉसिबल नहीं है। इसको यूजुअली हम नगेट्स और जितने पास में सारे एमसीक्यूज है, क्योंकि इतने माइक्रोब्स हैं, आप क्या क्या करोगे। तो जितने भी पास के सारे एमसीक्यूज हैं वेबसाइट पे अपलोडेड है, जो आप 1-2 दिन में। तो इन शॉर्ट आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, सारी पकी पकाई खीर 150 आवर्स के लेक्चर्स में मिल जाती है। और वो 150 आवर्स के लेक्चर्स में आपके सारा सिलेबस भी है, सारे आप पास्ट के एमसीक्यूज भी हैं, और वो आप आराम से तकरीबन 2-3 महीने में आराम से करके पेपर पास कर लेते हो। हजारों लोग पास कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सक्सेस पीडीएफ भी देखे होंगे। तो इन शॉर्ट हर चीज का एक सोल्यूशन है, वो आपका कोर्स है। अब यहाँ पे एक मसला बना, स्पेशलिटी रिलेटेड पेपर 2। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने बात की कि ये जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है, इसमें से पेपर आएगा तकरीबन आपका 150 मार्क्स का, 150 से 160 आउट ऑफ 200 मार्क्स। लेकिन बाकी का 30-40 जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है, और आईईएनटी के केस में बाकी का जो पोर्शन है वो 80 से 90 एमसीक्यूज भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब पहला बात ये है कि बच्चों को गुमराह किया जाता है, क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म्स उन्होंने एक ही फर्स्ट एड के लेक्चर्स बनाए होते हैं, उसको एनएलई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसको उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सो दी लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए, उसको वो यूएसएमएलई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एफसीपीएस। तो सिर्फ एक बुक पे रिलाई नहीं करना, हर एग्जाम को उसकी अकॉर्डिंग देखना होता है, ठीक है। और वो हर एग्जाम को उसके अकॉर्डिंग देखना होता है, और इसका एक अपना पैटर्न है, अपना एक सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो एक तो फर्स्ट एड में ये सिस्टम्स की फिजियो भी डेफिशिएंट है, फर्स्ट एड में एनाटमी नहीं है, वो एमसीक्यूज आपकी कम्युनिटी नहीं है, फर्स्ट एड से आपकी जनरल पैथो नहीं होती, तो आप 40-50 मार्क्स की तो 40-50% पेपर तो वैसे ही आपका नहीं हो पाता। लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी भी कवर हो जाती है, तो आप लेक्चर्स के साथ फर्स्ट एड को भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ नॉलेज से पेपर पास नहीं होता। कोई भी दुनिया में पेपर है, एक नॉलेज बैंक होता है, क्यू बैंक होता है। छोटे से छोटे लेवल एफसीपीएस पार्ट 1 से लेके एग्जिट एग्जाम्स तक, अमेरिकन बोर्ड के एग्जाम्स तक, एफसीपीएस पार्ट 2 के एग्जाम्स तक आपका मैटर करता है कि क्यू बैंक किया है कि नहीं किया। मेरे पास इतने लोग हैं, यूएसएमएलई उसका पहली अटेम्प्ट में पास था, पार्ट 1 की 2 अटेम्प्ट फेल हो गई, प्लैब पास था, पार्ट 1 फेल हो गया। अब सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं है, क्वेश्चन बैंक भी बहुत जरूरी है। अब 3 क्वेश्चन बैंक मार्केट में मोस्ट पॉपुलर है, बाकी तो ईंट उठाओ तो एफसीपीएस की एक बुक निकल आती है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। जो 3 प्रूवन जो हैं क्यू बैंक्स जो कि जमाना एजल से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, वो 3 है, रफीउल्ला, डबल ए और स्नेल। हमारे कोर्स में तीनों ही कवर्ड होते हैं, लेक्चर्स के अंदर ही तीनों के सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन्ड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली लेक्चर के अंदर सारे एमसीक्यूज हो चुके होते हैं। लेकिन अगर आपने इनको यूज कैसे करना है, तो जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको हर टॉपिक के आगे रफी के पल्स लिखे होते हैं, ताकि आपके पास एक हार्ड बुक, हार्ड टेक्स्ट की फॉर्म में भी एक बुक आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने लंग वॉल्यूम्स वाला लेक्चर किए, तो लिखा होगा कि इसके साथ पल्स 222 223 पढ़ो। आप फौरन से वो पढ़ करते हो, तो कोर्स के अंदर ही आपकी सारी रफ्यूला कवर हो जाती है। रफ्यूला का फायदा ये कि टॉपिक वाइज है, और उसको भी हमने लेक्चर से लिंक किया, तो आपको लहदा से रफ्यूला नहीं पढ़नी पड़ती, टॉपिक के अंदर ही सारा एक्सप्लेन्ड होता है, साथ साथ वो पढ़ पढ़ लेते हो जो कि टॉपिक में एक्सप्लेन्ड होता है, तो रफ्यूला ऑटोमेटिकली लेक्चर में हो जाती है। डबल ए में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है। अब आपने क्या करना है, टॉपिक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा लेक्चर से कर लिया। अब लेक्चर्स किए,
साथ उसके रफी पल्स भी हो गया। आप कह रहे हो कि मैं उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूं, तो आप डबल ए उठा सकते हो और डबल ए से रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो जब पूरा टॉपिक हो जाए। स्नेल्स, स्नेल्स आपको सॉरी स्नेल्स मैंने लिखा है एसके। एसके बड़ी फेमस है, लेकिन एसके में पेपर्स हैं। पुराने जमाने के लिए ठीक था कि आप भाई सिर्फ एसके कर लो। अब पूरा पूरा पेपर है, बगैर नॉलेज का पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। एक एम्ब्रियो का एमसीक्यूज आएगा, एक न्यूरो का आएगा, एक हिस्टो का आएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। कितने एमसीक्यूज को रट्टा मारोगे, 10,000 एमसीक्यूज हैं। तो एसके को हम एंड पे करवाते हैं, और एसके के जो भी आखिरी जितने भी वर्जन हैं उसको सारे हमने पल्स में करेक्ट आंसर्स के साथ वेबसाइट पे 2024-25 के सारे एमसीक्यूज भी अपलोड किए हुए हैं। उसको हम गो थ्रू करके आपको वेबसाइट पे ही समराइज्ड कंटेंट दे देते हैं। तो हमारे साथ आपके तीनों जो हैं हो जाते हैं। तो ऑल एमसीक्यूज पूल आर एक्सप्लेन्ड विद इन द लेक्चर्स विद नो एक्स्ट्रा हसल। आपको ये नहीं कि पहले बुक पढ़ो उसको समझो फिर एमसीक्यूज पूल खोलो उसको करो, एक ही जगह आपको मिल जाता है। एफसीपीएस पार्ट 1 इज अ टफ नट टू क्रैक। इसकी लोएस्ट पासिंग परसेंटेज है। आमतौर पे 2-3 अटेम्प्टें लग जाती हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। पूरा तो एमबीबीएस का सिलेबस है। बेसिक साइंसेस बहुत वीक होती हैं, गाइडेंस नहीं होती कि किस तरह से पढ़ना है, और परसेंटाइल सिस्टम नहीं फिर आपको छोड़ता। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं आपको, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं 5 साल के आपको, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ग्रिप चाहिए। इवन एक भी बुक ऐसी नहीं जो सारा सिलेबस कवर करती हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव सर्च अ गोल्ड माइन एंड बट यू शुड नो हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द कोर्स। अब मैं आपको बताऊंगा कोर्स के साथ पढ़ना कैसे है। सक्सेस स्टोरीज आपने देखी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो नवंबर का अटेम्प्ट था तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पास थे, मैंने आपसे पीडीएफ भी शेयर किए थे। तो 200-300 लोग जो एक एक पीडीएफ में अकोमोडेट सक्सेस स्टोरीज हो गई थी, उतने के हम अकोमोडेट कर चुके थे जो एक पीडीएफ में आ सकते थे। अब दूसरी बात है कि आपको कितने घंटे डेली का पढ़ना है। आपने कितने घंटे डेली का पढ़ना है, आपको किस तरह से पढ़ना है। और एक चीज और रह गई कि आपने स्पेशलिटी के रिलेटेड जो पेपर 2 का एडिशनल कंटेंट है, जो जिसे 30-40 मार्क्स का पेपर है ना, वो किस तरह से करना है। अब हम बात करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे। तो अब आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लेक्चर सुनने में टाइम लगता है, सिर्फ 150 आवर्स का कंटेंट है। दिन के 3 घंटे के लेक्चर्स भी करो तो 50 डेज में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आप कह रहे लेक्चर्स पढ़ने में आप मुझे सिर्फ एक एनाटमी का अपर लिम स्नेल से पढ़ के दिखा दो, पूरी एनाटमी को ही आपको जो है वो 50 डेज लग जाएंगे सिर्फ स्नेल्स एक बुक पढ़ने पे। दूसरी बात, आपको डाउनलोडेबल फ्री नोट्स दिए गए हैं, आपने लेक्चर नोट डाउन नहीं करने होते। लेक्चर आपके सामने होता है, सामने नोट्स होते हैं, तो आप उसको लेक्चर की स्पीड भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको अगर खुद बुक्स पढ़नी है तो देख लें, आपको एनाटॉमी भी अलग से पढ़नी है, सिस्टम्स भी पढ़ने हैं, आपको पैथोलॉजी भी पढ़नी है अलग से। तो पेपर पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, स्केप तो नहीं है। दूसरी बात, अभी से बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी तो पूरी उम्र फायदे में रहेंगे। वरना फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, फिर डिप्रेशन। फिर जब आप बुक्स खोलेंगे आपको अंदाजा होगा कि यार ये न्यूरो है, ये न्यूरोलॉजिकल लियंस, ये तो समझ से बाहर है। ये स्पाइनल कोड ये किस तरह से हुआ, ये इसका आंसर कैसे है। फिर सीवीएस कार्डियक साइकिल जेवीबी पे आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग हो रही है तो आपको उसकी कदर नहीं है। खुद पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा, खुद पढ़ के चीजों को समझना कितना मुश्किल है। एनेटमी मसल कहाँ से आया, इसकी नर्व की इंजरी से ये कैसे हो रहा है। ये ये एमसीक्यूज है। कम्युनिटी मेडिसिन बायोकेमिस्ट्री में विटामिन्स के एमसीक्यूज है, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी हम कोर्स के चार्जेस पे बात है, बेसिकली हम प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे, और किस तरह से पढ़ना है कोर्स के साथ वो भी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। ठीक है। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, मेरे ख्याल से पहले क्वांटिटी खत्म कर लें, फिर आपकी ये चीजें खुद ब खुद सारी चीजें हो जाएंगी। ये मैं आपको बताने लगा हूं कि किस तरह आपने सिर्फ दिन का 5-6 घंटे पढ़ना और आपका पेपर पास हो जाएगा। दूसरी बात, थैंक यू सो मच, आपने जिन सब ने लेक्चर सुने आपको अंदाजा हो चुका होगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट का। और ऑब्वियसली अगर मेरे पास 1000 लोग थे पिछली अटेम्प्ट में, और अभी भी मतलब जनवरी अप्रैल में, और अभी 500-600 उसके बाद कोई फॉर अ रीजन इतने हो रहे हैं, और आप भी ऑब्वियसली किसी की रिकमेंडेशन पे ही आए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आपसे अटैचमेंट हर जगह डाउनलोड होती है, आपकी डिवाइस में इशू आएगा, आ रहा होगा। खैर वो जो ये जो एडिशनल बातें, पहले हम प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करें कि पढ़ना किस तरह से, तैयारी किस तरह से करनी है, फिर हम ये एडिशनल चीजें करते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अब आपने दिन का कितने घंटे पढ़ना है। दिन का कितने घंटे पढ़ना है। अब दो पॉपुलेशन है हमारे पास, एक जिन्होंने अप्रैल की अटेम्प्ट देनी है, एक जिन्होंने जुलाई की अटेम्प्ट देनी है। जुलाई के मोस्टली वही है कि उनके सीनियर्स ने कोर्स से पास किया था तो उन्होंने कहा कि हम भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, और जुलाई की अटेम्प्ट के लिए वो ज्वाइन कर चुके हैं। आपका भी पेपर में 7-8 मंथ्स हैं।
आपकी हाउस जॉब चल रही है, आप दिन का सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर भी सुन लें तो बहुत है आपके लिए। सिर्फ दिन का 1 घंटे का लेक्चर भी प्रिपेयर करेंगे तो 150 आवर्स आपके 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे। मई 31 तक अपना कोर्स कंप्लीट करें, फिर जून जुलाई आखिरी 1 मंथ में आपकी रिवीजन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जो हम एंड पे करवाते हैं उससे आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। अब मेन हमारा फोकस होगा अप्रैल की। जुलाई का तो बड़ा सिंपल है कि दिन का सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर करना है, पूरे हफ्ते में सिर्फ 7 घंटे आपने 7 घंटे के लेक्चर करने हैं। वो बेशक संडे को ही 5 घंटे करके बाकी दिन वो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अप्रैल हमारा फोकस है। वेबसाइट पे आपको जो लग रहे हैं कि इतने ज्यादा लेक्चर हैं वो सारे आपके लिए नहीं है। पहली बात, हर स्पेशलिटी का उसमें कंटेंट है, उसमें 8 स्पेशलिटीज का पेपर है, 8 स्पेशलिटीज का मटेरियल उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आपने वो सारा कुछ नहीं करना, आपको अपनी स्पेशलिटी का पिन पॉइंट, आपको स्केड्यूल्स भी दिए गए हैं कि आपने सिर्फ ये करना है। एडिशनल कंटेंट से गायनी वाला मेडिसिन वालों ने नहीं करना, सर्जरी वाला मेडिसिन वालों ने नहीं करना, आई वाला नहीं करना, ईएनटी वाला नहीं करना, साइकाइट्री वाला नहीं करना, रेडियोलॉजी वाला नहीं करना, सीरीज वाला नहीं करना। तो वो 100 घंटे के लेक्चर्स तो वैसे ही स्पेशलिटी वाले हैं। अब आपने अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो जो करने वाले लेक्चर बनते हैं एक स्पेशलिटी के वो तकरीबन 150 आवर्स के बनते हैं। अब सिर्फ 150 घंटे के लेक्चर्स में आपको ना सिर्फ पूरा एमबीबीएस का सिलेबस करवाया जा रहा है, बल्कि एसके, डबल ए, रफ्यूला सारे 25 साल के सारे एमसीक्यूज भी नहीं 150 घंटे में। और आपको लगता है कि लेक्चर लंबा है, लेकिन 150 घंटे के अंदर इतना ज्यादा नॉलेज, आप एक ही लेक्चर घंटे का सुनते हैं, आप कहते हैं उसमें कितनी ज्यादा नॉलेज वाली बातें हैं, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स और पिछले 25 साल के एमसीक्यूज। लोग तो सिर्फ एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने में 300 घंटे लगा देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 150 घंटे दिन के सिर्फ 3 घंटे के लेक्चर करते हैं। अब 3 घंटे के लेक्चर 3 घंटे में तो नहीं होंगे, कुछ लोग 2 घंटे में कर लेंगे, किसी को 5 घंटे लग जाएंगे। तो आपने टोटल 5 से 6 आवर्स पर डे पढ़ना है, 3 घंटे के लेक्चर करने हैं। दूसरी बात, लेक्चर नोट डाउन करने में टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करना। खुदारा एमसीक्यूज का एग्जाम है, उसको एमसीक्यूज के एग्जाम के तौर पे लें। लेक्चर लिखने में टाइम जाया नहीं करना। आपको ऑप्शन दी गई कि आपको नोट्स डाउनलोड, फ्री नोट्स डाउनलोड हो जाते हैं। अब अटैचमेंट को क्लिक करते नोट्स डाउनलोड हो जाते हैं। नोट्स सामने रख के लेक्चर देखो और नोट्स याद कर लो। ना लिखने में टाइम से, बस आपने समझने पे फोकस करना है। सारा मटेरियल आपको वैसे ही मिल रहा है। अप्रैल वालों ने दिन का 3 घंटे का भी लेक्चर सुने तो 50 दिन में कोर्स हो जाएगा। 40 दिन फिर भी पीछे पड़े होंगे। ये है कि अगर सिर्फ 3 घंटे का सुन रहे हो, अगर 2 घंटे का भी सुन रहे हो फिर भी आपका जो है वो 70 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 20 डेज रिवीजन के होंगे। तो आमतौर पे 20 डेज रिवीजन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए बहुत होते हैं। 70 डेज अभी आपके पास है, तो दिन का 2 घंटे के लेक्चर्स भी अभी आप सुन लो तो बहुत हैं। लेकिन जो 70 डेज में प्रिपेयर कर रहे होंगे, टोटल जिनके पास 70 डेज उन्होंने 3 घंटे के सुनने हैं, जिनके पास 80 से 90 डेज हैं वो दिन के 2 घंटे के सुन सकते हैं। कुछ दिन अंदर जाया भी हो जाते हैं। मेन बात है, आप 70 डेज में प्रिपेयर करें, 80 डेज में करें, 90 डेज में कर रहे हैं, 15 मार्च तक आपका कोर्स हर सूरत कंप्लीट होना चाहिए। डेडलाइन आपकी 15 मार्च है। और ये जो पहला फेज होता है इसको हम कहते हैं फाउंडेशन फेज, कि आपको कुछ भी नहीं आता, एमबीबीएस सारा भूल चुके हैं, हाउस जॉब में आपने कुछ पढ़ा नहीं, अब आप आए हो पार्ट 1 की तैयारी करने। तो फाउंडेशन फेज में आपकी सारी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यूज 25 सालों के आपके हो चुके होते हैं, सारा सिलेबस हो चुका होता है। ये काम आपने कंप्लीट करना है टिल 15 मार्च। जो आखिरी 20 दिन है उसमें हम रिवीजन करवाते हैं, हाई यील्ड पॉइंट्स कराते हैं, पल्स देते हैं। वो अलग लाइव सेशन होता है, उसमें हम फिर गाइड कर देते हैं। अभी आपका फोकस होना चाहिए फाउंडेशन फेज में, जिसमें आपने 15 मार्च तक सारा कोर्स कंप्लीट करना है। अब ये फाउंडेशन फेज में पढ़ना कैसे है, ये कंसोलिडेशन फेज हम एंड पे डिस्कस करेंगे। जब आप फाउंडेशन फेज का, इसमें रिवीजन होती है, प्रैक्टिस होती है, एसके कराते हैं, आखिरी 2 साल के रिकॉल्स कराते हैं। ये आखिरी 20 डेज का काम है, इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं। इसके लिए अलग लाइव सेशन होगा जब मार्च का स्टार्ट होगा। अब फाउंडेशन फेज में पढ़ना कैसे है, लेक्चर्स आपके पास हैं, आपने क्या करना है, लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और लेक्चर सुनना है। लेक्चर सुनते साथ ही उसके नोट्स पढ़ लेने हैं, लिखना नहीं है, टाइम ज़ाया नहीं करना। जैसे नोट्स पढ़ लिए, अब आपको पीडीएफ मिला था कि इस लेक्चर के साथ ये वाले पल्स हैं, फौरन से वो पल्स करने हैं। तो लेक्चर के साथ ही आपकी थ्योरी भी होती जा रही है और पिछले 25 साल के एमसीक्यूज भी होते जा रहे हैं। अगर आपको बहुत शौक पड़े, टाइम ज्यादा है, तो टॉपिक के साथ साथ आप फर्स्ट एड या फिर फास्ट एड को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सारी कोर्स में कवर्ड है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर्ड है। दूसरी बात, अगर आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल सीएनएस खत्म कर लिया, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमने वेबसाइट पे एक छोटा सा टेस्ट दिया हुआ है। उस लेकिन टेस्ट हमने जान के थोड़ा मुश्किल बनाया होता है कि आपको ये फीलिंग है कि सारे एमसीक्यूज आपको आते हैं, उसमें भी कुछ नए एमसीक्यूज होते हैं। दूसरी बात, जो टेस्ट है वो आप डबल ए से उसके एमसीक्यूज कर सकते हो, टाइम है। जो मेन चीजें हम मुझे चाहिए आपका पेपर पास करवाने के लिए, वो
ये हैं लेक्चर नोट्स और पल्स। डबल ए करना है नहीं करना, फर्स्ट एड पढ़नी है नहीं पढ़नी, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। ये लेक्चर नोट्स पल्स और जो रिवीजन मेरे साथ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हजारों लोग पास कर चुके हैं। लेकिन डबल ए अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम है, और या रिपीटर हो तो लाजमी करो, रिपीटर हो तो फर्स्ट एड भी पढ़ो, रिपीटर हो तो डबल ए भी पढ़ो। ठीक है, उसमें आपने अपना नॉलेज बैंक फिर बढ़ाना है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि अब ईच स्पेशलिटी के लिए अब हमें पता होना चाहिए कि यार ये मेरी स्पेशलिटी है। मैंने आपको सारे स्पेशलिटीज के जो स्केड्यूल्स हैं वो मैंने आपको आज ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अब ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पेशलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक मैंने गुजारा मजारा करने हैं या छोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक हर एक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका अपना कंटेंट 130 से 150 घंटे का बनता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। मैं जो है मैं 8 स्पेशलिटीज की तैयारी पूरी करवाता हूँ। मेडिसिन, साइकाइट्री, पैथोलॉजी, गायनी, सर्जरी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, आई और ईएनटी। ये 9 स्पेशलिटीज की प्रिपरेशन मेरे पास होती है। डेंटिस्ट्री की तैयारी में नहीं करवाता। ठीक है। अच्छा, मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन में जो की एम्फेसिस आपका होगा वो सिस्टम्स पे होगा। सिस्टम्स में क्योंकि डिजीजेस के सिनेरियोस पूछे जाते हैं, वो पैथोलॉजी वाला जो पार्ट है, सिनेरियो बना दिया स्ट्रोक का, सिनेरियो बना दिया वेल्वुलर हार्ट डिजीज का। तो सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा के एमसीक्यूज लगते हैं क्लिनिकल हैं, लेकिन होते फार्मा से रिलेटेड। सिनेरियो में ड्रग का साइड इफेक्ट पूछ लेते हैं, इंटरेक्शन पूछ लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री और जनरल पैथो। ये चीजें मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिसिन से पूछो कि कौन से टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट हैं, अनेटमी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस। इसके आप टाइम कम हो तो सिर्फ पल्स भी कर सकते हो। ठीक है, माइक्रो के सिर्फ पल्स करने, रिप्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइकाइट्री पे है तो साइकाइट्री के एडिशनल लेक्चर सिर्फ साइकाइट्री वालों ने करने हैं। वो 12-13 घंटे के लेक्चर हैं, इसमें साइकाइट्री का सारी डिजीजेस, उनकी मैनेजमेंट, ड्रग्स, साइड इफेक्ट्स, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सब कुछ है। साइकाइट्री वालों के लिए न्यूरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जनरल पैथो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकाइट्री की एक जिशान मसूद बुक आती है, वो भी आपने कोशिश करने की एक दफा गो थ्रू कर लें। जो एनेटमी है साइकाइट्री के लिए जस्ट लाइक मेडिसिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, माइक्रो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन ये वो टॉपिक है जो आप सिर्फ सिर्फ वन लाइनर भी कर सकते हैं रफी से, अगर टाइम ना हो। जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो पहले करने हैं। जो बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैं लाइक जीआईटी, सीवीएस, एंडो, इनको भी अगर टाइम कम हो तो आप पल से कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि अगर आप लेक्चर, क्योंकि अभी तो आपको सारा सिलेबस करना चाहिए, टाइम काफी है। पैथोलॉजी के लिए पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी दो तरह की होती है, जनरल पैथो और स्पेशल पैथो। जनरल पैथो आपको अलग से, स्पेशल पैथो सिस्टम्स के अंदर वाली पैथो होती है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर है कि वैसे तो सारा कोर्स में कवर्ड है, लेकिन पैथोमा को एक दफा आप सारा साथ कर लो। पैथोलॉजी के लिए एनाटमी लेस इंपॉर्टेंट है, आपकी जो है एनाटमी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं गायनी पे। गायनी के लिए जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसपे हमने काम भी काफी किया, एक तो एब्डोमेन पेल्विस की एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस और वो सारे टेरेटोजेनिक पीरियड, हार्मफुल ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, सारी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेतहा एमसीक्यूज आते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया गया है। फिर गायनी के स्पेशल गायनी ओब्स के अपनी जितनी बीमारी है, ट्यूमर से एमसीक्यूज आते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज। तो हमने रिसेंटली 4 आवर्स में सारी गायनी का कंटेंट अपलोड किया, इसमें पूरी गायनी और ऑब्स आपको सिर्फ 4 घंटे में पढ़ा दी गई। हमने स्केड्यूल में उसके लिए 2-3 दिन भी डेडिकेट किए हैं। स्केड्यूल में आपने देखा हमने गायनी स्पेशल पे भी किया, और एसके पिंक के भी 40 पेज हैं, वो लेक्चर्स में एक्सप्लेन है, लेकिन उनको भी आपने पढ़ना होता है। बाकी फार्मा, बायोकेम, जनरल पैथो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं गायनी के लिए। एनाटमी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, इसमें से इतना खास पेपर नहीं है, तो इसको पल से कर सकते हो। कुछ सिस्टम्स हैं जीआईटी, एंडो, बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, इनको आप सिर्फ पल से कर सकते हो। सर्जरी के लिए भी एनाटमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनाटमी घोल के पीनी है, इसके लिए सारे लेक्चर्स करने हैं। जनरल पैथो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बस सुन लें। आपके जो स्केड्यूल्स दी हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि की एम्फेसिस किन टॉपिक्स पे है, स्किपेबल कौन से टॉपिक्स हैं, डेज उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट है वो एंड पे रखे गए हैं, कि अगर छूट भी जाए आपके स्केड्यूल में तो वो पल से कर लो या छोड़ दो। तो आपके स्केड्यूल्स उसी के अकॉर्डिंग, मैंने 1 हफ्ता लगा के वो सारे स्केड्यूल्स आपके डिजाइन किए हैं, और नवंबर और जनवरी अटेम्प्ट का फीडबैक के अकॉर्डिंग मैंने डिजाइन किए हैं। तो अभी ये जो स्केड्यूल्स हैं पुराने स्केड्यूल से डिफरेंट है, इसमें क्लिनिकल का भी है
और कंटेंट भी सारा डिफरेंट है थोड़ा सा। तो हमने कोर्स को काफी अपडेट किए हैं लास्ट 2 to 3 मंथ्स में। ठीक है। फार्मा सर्जरी के लिए ये जनरल पैथो फार्मा और बायोकेम तो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल पैथो फार्मा और बायोकेम हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नवंबर में भी और जनवरी में भी कुछ सर्जरी के क्लिनिकल एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड, हेमोरॉइड से रिलेटेड। तो सर्जरी की क्लिनिकल लाइब्रेरी हमने आपको प्रोवाइड की, जिसमें 20 आवर्स में पूरी जनरल और कि कौन सी सर्जरी में कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से पोजीशंस, हर चीज हमने सर्जरी रिलेटेड, बर्न का सारा, ट्रोमा मैनेजमेंट, न्यूरो सर्जिकल ट्रोमा, जीसीएच, जितना क्लिनिकल था सारा, ओसोफेजियल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, एनल फिशर, जितने टॉपिक्स थे 20 घंटे में दे दिए। अब मेरा उसके पीछे ये था कि बजाय से कि आप पूरा एक आधा सिस्टम छोड़ दो, बेशक बेशक एंडो ना करो, 24 घंटे के एंडो के लेक्चर की सर्जरी के 20 घंटे के लेक्चर्स कर लो। तो जो बल्कि सिस्टम्स हैं जिस तरह एंडो, जीआईटी की कोई डेप्थ ही नहीं है। एंडो बहुत बड़ा टॉपिक है सर्जरी के लिए। तो वो आप जो जितने बड़े जो सिस्टम जैसे कुशिंग सिंड्रोम वगैरह से सर्जरी में इतने एमसीक्यूज देंगे, एक आधा सिस्टम छोड़ दे, लेकिन वो सर्जरी का कंटेंट आपने जरूर करना है जो मैंने अपलोड किया है। तो जो बल्कि सिस्टम्स हैं जिस तरह एंडो हो गया, सीवीएस हो गया, ये आप छोड़ सकते, छोड़ना नहीं है, पल से करना है। माइक्रो छोड़ दो, रिप्रोडक्शन छोड़ दो, सेल, ये सारी पल से किए जा सकते हैं। लेकिन ये चीजें जो मैंने पिंक में लिखी हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया में बच्चों को मौत पड़ती थी, अजय यादव किस तरह से पढ़े एनेस्थीसिया रिलेटेड कंटेंट। तो एनेस्थीसिया के जितने टॉपिक्स थे कि भी गैस लॉज, प्री ऑप एवेल्युएशन, मेंटेनेंस एनेस्थीसिया कौन से, इंडक्शन की ड्रग्स कौन सी हैं, मसल रिलैक्सेंट्स कौन सी, कार्डिक में कौन से देने हैं, एनेस्थीसिया रिलेटेड जितना भी मटेरियल था सारा मैंने आपको 2.5 घंटे में प्रोवाइड कर दिया। 2.5 घंटे में सारी अजय यादव की कौन वीडियो लेक्चर्स हैं बड़े अमेजिंग किस्म के। उसके साथ आपने एसके एनेस्थीसिया पढ़नी होगी जो उसकी थ्योरी है। अजय यादव, अब आपको एनेस्थीसिया के एफसीपीएस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अजय यादव आपने सिर्फ एसके एनेस्थीसिया के 80-90 पेजेस थ्योरी के पढ़ लेने, वो भी मेरे कंटेंट सुनने के बाद आपको हलवा लगेंगे। और बाकी सारा उसी तरह है कि जनरल पैथो इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया में रेस्पिरेशन, सीवीएस और सीएनएस की फिजियोलॉजी से बड़े एमसीक्यूज आते हैं। फार्मा से आते हैं, बायोकेम से आते हैं, जनरल पैथो से एनेस्थीसिया रिलेटेड कंटेंट। लेस इंपॉर्टेंट के अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, जीआईटी और एंडो। रेडियोलॉजी पे बात है तो रेडियोलॉजी के कुछ पेपर तुम्हें एडिशनल आते थे कि कौन सी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, कौन सी सिम्टम में कौन सी टेस्ट कराना है, वो सारा मैंने आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दी जो किसी के पास नहीं है। बाकी रेडियोलॉजी के लिए एनाटॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैथो फार्मा बायोकेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो बल्कि सिस्टम है ऐसा सीवीएस, जीआईटी, रेस्पिरेशन, एंडो, ये जो है ये आप फिर पल से कर सकते हो। आई के लिए आई रिलेटेड कंटेंट रामे नोट्स होता है। आई के सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स 2024-25 के सारे नए एमसीक्यूज आई के, और जो है जितना भी आई रिलेटेड कंटेंट है वीडियोस के साथ वेबसाइट पे बना दिया गया है, और स्केड्यूल में हर दिन का एक एक दिन लगा दिया गया है। आई के लिए अगर एडिशनल चीजें को तो न्यूरोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल पैथो फार्मा और बायोकेम। आई का तकरीबन 60% पेपर, 70% पेपर इन्हीं 5 टॉपिक से आएगा, न्यूरो से, जनरल पैथो फार्मा बायोकेम, आई रिलेटेड कंटेंट से। उसमें सारे लेक्चर्स है, विजुअल पाथवे, एकोमोडेशन, रिफ्लेक्सेस, ठीक है, रेटिना, जितने भी आई के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड सप्लाई, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट, फोरामन, वो जितना भी है वेबसाइट पे सारा आई का मटेरियल अवेलेबल है। आई के लिए लेस इंपॉर्टेंट कि अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, क्योंकि आंखों का ताल्लुक अपर लिम लोअर लिम, पेपर 1 में थोड़े बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो आप पल से कर लेना। और जो बल्कि सिस्टम्स हैं जिस जीआईटी, एंडोसिस, वो सिर्फ पल से आप कर सकते हो। जो मैंने कहा है उन पे फोकस करना है। ईएनटी के लिए निगार नोट्स आपने एडिशनली बाय करने हैं। ईएनटी रिलेटेड जो एडिशनल कंटेंट होता है, ईएनटी रिलेटेड 60 पेजेस थे निगार पे, वो सारे वीडियो लेक्चर्स के साथ वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हेड एंड नेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेड एंड नेक के बहुत अमेजिंग लेक्चर्स हैं मेरे, वो सुनने के बाद बस निगार से टेबल्स कर लेने हैं। और बाकी न्यूरो, फार्मा, पैथो और बायोकेम ईएनटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एनाटमी और बल्कि सिस्टम्स आपने सिर्फ पल से कर सकते हैं फॉर ईएनटी। अब हमारे पास ये है कि एफसीपीएस, अब कोई कुछ बच्चे को कह रहे हैं कि मैंने एफसीपीएस और जेकेट दोनों देने हैं। ठीक है, ये तो एफसीपीएस के रिलेटेड मैंने आपको स्केड्यूल्स भी दे दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। अब कुछ बच्चे को कहते हैं कि मैंने एफसीपीएस और जेकेट दोनों देने हैं। अब एफसीपीएस और जेकेट दोनों देने हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि उनके पास दो तरीके हैं। जेकेट की अभी डेट नहीं है, या तो अपने स्टडी आवर्स बढ़ा लें। स्टडी आवर्स फॉर एग्जांपल आप पहले 3 घंटे के क्योंकि आपने दोनों पेपर देने तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटे के डेली लेक्चर कर रहे थे आप 4 घंटे के करें। वही जो कुछ आपके पास डेज एडिशनल बचेंगे, वो 2 हफ्ते आपने पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी है जे कैट की। अब जे कैट पे आगे मैं पूरा बताऊंगा भी जे कैट का किस तरह से करना है, वो तब के लिए बस इतना समझ लें कि जे कैट का जो पेपर 2 है उसका सिलेबस अलहदा होता है,
उसके लिए 2 हफ्ते बचाने हैं पेपर वन में, जो एफसीपीएस का सिलेबस जल्दी कवर करके। तो एफसीपीएस का जो स्केड्यूल आपको 55 दिन का मिला, वो आपने 40 दिन में मुकम्मल करना है, दिन का ज्यादा ज्यादा पढ़ के। दूसरी ऑप्शन है कि स्किपेबल टॉपिक्स छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ईएनटी के लिए एनाटमी नहीं इंपॉर्टेंट, तो एनाटमी छोड़ दें और वही टाइम पेपर टू की तैयारी में लगा दें। ठीक है, तो स्किपेबल टॉपिक्स को छोड़ के पेपर टू कर ले, मतलब थोड़ा सा टॉपिक्स छोड़ दें ताकि पेपर टू का टाइम निकल आए। ठीक है, अब जे कैट एग्जाम पे आने से पहले एफसीपीएस से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप बता दें। जो मैंने जितना वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड कर दिया सर्जरी के लिए वो सफिशिएंट है, वरना नॉलेज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, वो इस वजह से आपको सॉर्टेड कंटेंट, क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा नॉलेज ओवरलोड कर लेते हैं अपने ब्रेन पे तो इंपॉर्टेंट चीजें भी याद नहीं रहती। फिर पेपर में आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी नहीं आ रही होती जब हर चीज हम पढ़ के चले जाते हैं, इस वजह से इसको सॉर्टेड रखना पड़ता है। जे कैट मार्च के एंड या अप्रैल में होगा। एनीथिंग एल्स? कोई क्यूरी है तो पूछ ले, वरना फिर हम अब जे कैट की बात करते हैं। एफसीपीएस से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, एफसीपीएस का पेपर जिन्होंने देना था वो पूछ लें। हाँ जी, लेक्चर्स के साथ अटैचमेंट पढ़ते जाएं और जो आगे रफी पल्स बताएं वो पढ़ें। अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने रिपीटर है पहले पढ़ा हुआ है तो फिर इस दफा फर्स्ट एड भी पढ़ लें साथ, और डबल ए से भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें। एनीथिंग एल्स? आपने मेरे ख्याल से लेक्चर्स नहीं सुने, लेक्चर्स में इतना ज्यादा नॉलेज है, भी आपको थोड़ा लग रहा है, वो अच्छे खासे बहुत ज्यादा नॉलेज है उसमें, तो आपको लग रहा है कि बुक्स भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। फोकस्ड रहे और टू टू द पॉइंट पढ़े। ठीक है। हाँ जी, ये कोश इंशाल्लाह ये जो वीडियो है इस सेशन की वीडियो अपलोड होगी। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, टाइम तो लगेगा, अगर इतना ज्यादा सिलेबस पढ़ना है आपने तो ऑब्वियस सी बात है, फिर टाइम तो लगेगा पेपर पास करना है तो। रफी आपने सारी ही पढ़नी है, लेकिन 90% वो लेक्चर्स के अंदर ही कवर्ड है, कुछ एडिशनल पॉइंट हो तो वो आप खुद पढ़ लिया करें। फार्मा तो आपने सारी करनी है, मेरे जनरल फार्मा के इतने अच्छे लेक्चर्स हैं, 2-3 घंटे में सारी जनरल फार्मा, हाफ लाइफ, बायो अवेलेबिलिटी, वही एमसीक्यूज बार बार आते हैं हर दफा। ईएनटी बहुत अच्छी फील्ड है फीमेल्स के लिए। और जे कैट देना नहीं देना वो आप पे डिपेंड करता है, मेरिट तो आप कुछ बता नहीं सकते हैं। हाँ जी, जो जे कैट इवन सर्जरी पेपर टू है उसके लिए भी सर्जरी का कंटेंट काफी हद तक कवर कर लेगा, मोस्ट सारे तकरीबन काफी 70-80% आपका उन सर्जरी के कंटेंट में कवर्ड होगा। जो 80 से 90% लेक्चर्स हैं वो मेरे अपने, 10 से 15% फिर हमने कमिटमेंट से बाकी और लोगों के भी सॉर्टेड कंटेंट, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा एमबीबीएस एक बंदे के लिए पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बल्क जो 90% ऑफ द कंटेंट है वो मैंने खुद ही पढ़ाया होता है। मैं आपको वही बताया कि जेकेट का तैयारी डिफरेंट है, उस पर हम अभी बात करेंगे कि एफसीपीएस की तैयारी पे जेकेट तुक्का लग सकता है, लेकिन उसको तो कुछ एडिशनल चीजें करनी होती हैं, वो भी हम बात करेंगे। रफी 14th एडिशन के अकॉर्डिंग सारे पीडीएफ में मेंशन है। आपको आप जब ज्वाइन करते हो आपको पीडीएफ मिलता है जिसमें 14th एडिशन और 13th एडिशन दोनों के अकॉर्डिंग पल्स बताए होते हैं। सर्जरी में ही जा सकते हैं प्राइवेट वाले, और वो भी वो सर्जरी जिसमें मेरिट बहुत कम होते हैं, जैसे जनरल सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी। एमएनएस का मैं नहीं कुछ आपको बता सकता क्योंकि इतनी रिकमेंडेड बुक नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हजारों स्टूडेंट्स लाइक उसका फीडबैक भी ले चुका हूं, उनको पास भी करवा चुका हूँ, और जो मेरे कोर्स में नहीं होते उनसे भी फीडबैक लिया जाता है, तो मुझे अगर बहुत ज्यादा इसका जो है एक्सेप्शनल फीडबैक मिला होता तो मैं इसको जरूर रिकमेंड करता। ना इसके पॉजिटिव में बहुत ज्यादा फीडबैक है मेरे पास कि मैं इसको री इन्फोर्स कर सकूँ, ना नेगेटिव में। वो लास्ट 20 डेज का मैं लास्ट 20 डेज में बताऊंगा। अगर आपने आइडिया लेना है तो वेबसाइट पे जनवरी के लास्ट 20 डेज की रिवीजन का सारा रोड मैप है, वहाँ वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। 14th एडिशन ना लें, 15th एडिशन रफीला से मेरी बात है, 15th एडिशन आएगा वो ले लीजिएगा फिर।
जरूरी नहीं है, मेरे बहुत से साइकाइट्री के स्टूडेंट्स के बगैर भी पास हुए, लेकिन अभी 90 डेज बहुत टाइम है, तो आपको उस पे जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन डॉक्टर अब्दुल्ला, मीन्स अ लॉट। मैंने आपको बताया कि प्राइवेट ट्रेनिंग जे कैट पे नहीं मिलती, जे कैट सिर्फ गवर्नमेंट की ट्रेनिंग के लिए। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन, मीन्स अ लॉट। और आप देखेंगे लेक्चर्स ना सिर्फ आपको सिर्फ एग्जाम के लिए, पूरी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो प्लैब के लिए, यूएसएमएलई के लिए भी पार्ट 1 पास करने के बाद भी लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए उनको यूज कर रहे हैं। तो इनशाला जो आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी कि आप पूरी लाइफ टाइम उसको, आगे बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, रिसर्च, कोई भी बात है आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी। एज अ क्लिनिशियन आप बहुत अच्छा काम कर सकोगे। मैं एमबीबीएस में भी इधर ही था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि लेक्चर्स बनाने चाहिए, तो बस फिर आइडिया आया कि अल्लाह ताला ने एक स्किल दी है तो उसको यूज करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई हैव 4000 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कोर्सेज। अच्छा खैर, हम जे कैट पे बात करें, अगर एफसीपीएस से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम जे कैट की बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा अगर जे कैट फोकस है या जे कैट के साथ एफसीपीएस करना है फिर क्या करना है। तो एफसीपीएस से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें, वरना आप प्रोसीड कमेंट करें सो आई कैन कंटिन्यू। अच्छा जी, अब जे कैट की बात करें तो जे कैट के दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो पेपर 1 है वो बेसिक साइंसेस का है। बेसिक साइंसेस का मतलब कि वही सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जो हमने एफसीपीएस में पढ़े थे, लेकिन टॉपिक्स की वेटेज डिफरेंट है। और जो पेपर 2 है वो बिल्कुल ही स्पेशलिटी रिलेटेड है, मतलब उसकी अलहदा से तैयारी करनी पड़ेगी। वो एफसीपीएस पे गुजारा तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर तैयारी नहीं होगी। अच्छी बात है कि इन्होंने एग्जैक्ट फॉर्मेट दिए कि यहाँ से इतने एमसीक्यूज आएंगे और इस तरह से आपने, मतलब इन इन टॉपिक से इतने एमसीक्यूज आएंगे। एफसीपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें पूछा जाए कि अगर आपने एफ जे कैट देना है तो जे कैट के लिए सिर्फ जे कैट देना है, अब उनकी बात कर रहे हैं। अगर जे कैट देना है तो कुछ टॉपिक्स जो है वो एफसीपीएस के लिए थे, जे कैट के लिए नहीं है। अब हमारा ये होगा कि बेसिकली हम दो दो वीक्स या 2 से 3 हफ्ते हम देंगे पेपर 2 को, जिसमें आप उस सब्जेक्ट रिलेटेड तैयारी करोगे। वेबसाइट पे पेपर 2 हर एक का, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ना सिर्फ उसकी सारी गाइडेंस मौजूद है कि कहाँ से कितने एमसीक्यूज आने हैं, बल्कि ये सारा भी मौजूद है पेपर 2 के बारे में वेबसाइट पे। एमसीक्यूज पूल दिए गए हैं, जैसे सर्जरी के बेले के एमसीक्यूज दिए गए हैं, गायनी का 10 टीचर्स का मटेरियल दिया गया है, और लेक्चर्स भी गायनी सर्जरी के मौजूद है। मेडिसिन की भी अलग से जेकेट की लाइब्रेरी पेपर 2 की मौजूद है वेबसाइट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेकेट का हमारा वाहिद प्लेटफॉर्म है जो जेकेट को भी कम्प्लीटली ऑफर कर रहा है। अब मेन बात है स्पेशलिटी रिलेटेड, पेपर 2 आपने वेबसाइट से वीडियोस देख लेनी है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन के लहदा डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ से इतने एमसीक्यूज आने, सर्जरी की लहदा है और गायनी की लहदा है। अब पेपर 1 सबका कॉमन है, उस पर हम बात करेंगे। पेपर 2 सारा वेबसाइट पे दिया गया है, पेपर 2 2 to 3 वीक्स पेपर 2 के होंगे, और पेपर 1 आपने 35 डेज में करना है। तो इस तरह 50 डेज में आपका फर्स्ट को कंप्लीट हो जाएगी और 20 डेज रिवीजन, तो 70 डेज प्लान आपका जे कैट का, जिन्होंने जे कैट देना है। अब पेपर 1 किस तरह से जेकैट का मुख्तलिफ है। सबसे पहले जनरल पैथो। जनरल पैथो से 13 एमसीक्यूज हैं, जो कि बताया गया कि इतने और इतने ही आते हैं, 3 दफा पेपर हुआ है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, इतने ही एमसीक्यूज आते हैं। 13 एमसीक्यूज जनरल पैथो के मौजूद हैं, 13 एमसीक्यूज आने हैं। और वो सारे जेकैट की टॉपिक लिस्ट के मुताबिक लेक्चर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब वो आपका जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन 18 के घंटे के बनते हैं, 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 दिन में आप मुकम्मल करके आपका 13 एमसीक्यू। अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो पैथोमा उसका सोर्स होगा, और अगर आप लेक्चर से करो तो ऑब्वियसली लेक्चर्स उसका बेस्ट सोर्स है, जिसमें सारे एमसीक्यूज भी एक्सप्लेन्ड है। फिर सीमेट और बिहेवियरल साइंसेस। अब इसके लिए एक्सेल के जितने टॉपिक थे, कम्युनिटी पढ़ना समझना बहुत मुश्किल था, हमने इसके लेक्चर जे कैट के अकॉर्डिंग ही बनाए। तो सिर्फ 10 घंटे के लेक्चर हैं, 2 घंटे में, दो दिन में हो जाते हैं, और 14 एमसीक्यूज आपके कवर हो जाते हैं। इसका बेस्ट सोर्स अनडाउटेडली लेक्चर्स हैं, जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन, सारी जितने जेकेट के टॉपिक्स हैं सारे एक्सप्लेन्ड है। फिर बायोकेम, जो हमने बायोकेम के लेक्चर्स बनाए वो भी हमने जेकेट के अकॉर्डिंग, तो हमने माइनर जब बनाए तो वो जेकेट के अकॉर्डिंग बना के उसमें एफसीपीएस के सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर दिए।
तो अब ये 10 MCQs, ये भी सिर्फ 10 आवर्स के लेक्चर हैं, ये भी आपका जो बेस्ट सोर्स है वो लेक्चर्स हैं। अब फार्मा 16, ये भी सारा हमने जे कैट के अकॉर्डिंग लेक्चर्स बनाए जो कि 3 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा। अगर आप देखो जनरल पैथो, सीमेट, बायोकेम और फार्मा, ये जो अदर सब्जेक्ट थे एफसीपीएस के लिए, अभी हम फर्स्ट एड पे आए ही नहीं, ना इसमें फर्स्ट एड का कोई जिक्र है, बिकॉज फर्स्ट एड इज नॉट अ बुक फॉर जे कैट एग्जाम। जे कैट के लिए तो बिल्कुल ही फारिग है फर्स्ट एड ना। उसमें बायोकेम, सीमेट, जनरल पैथो, ये जो सिर्फ इतना सा पोर्शन है, इसमें से 53 MCQs आने हैं। 53 MCQs जो कि सिर्फ आपके कवर हो रहे हैं 10 डेज में। सो 53 MCQs ऑफ पेपर 1, ये इसलिए बता रहा हूँ बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं कि 1 महीने में जेकेट उन्होंने पास कर लिया, क्योंकि 53 जो आपके MCQs हैं वो जनरल पैथो, सीमेड, बायोकेम और फार्मा से आने हैं, और ये आप सिर्फ 10 डेज में प्रिपेयर कर लेते हो। दूसरी बात, एनेटमी। एनेटमी पूरी वेब से सिर्फ 50 आवर्स में मैंने सारी बॉडी की एनेटमी पढ़ाई है विद हिस्टो एंड एम्ब्रियो। अगर आप 50 आवर्स के दिन को 3-4 घंटे भी, तो चलो 12 दिन आपके इस पे लग जाएंगे। फिजियो सिर्फ करनी है सिस्टम्स में, पैथो नहीं करनी। तो फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन के अगर 14 लेक्चर हैं, तो फिजियो के लेक्चर सिर्फ 7 हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल सीबीएस के 20 लेक्चर हैं, तो फिजियो के सिर्फ 10 लेक्चर होंगे। तो डिजीजेस नहीं करनी, सिर्फ फिजियोलॉजी करनी है। तो सिर्फ फिजियोलॉजी आपकी नाम से 12 दिन में हो जाती है। तो सिस्टम्स पूरे पूरे फर्स्ट एड से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जे कैट में एमसीक्यूज या नहीं आते पैथोलॉजी से। जे कैट में सिर्फ फिजियोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो आपकी बुक बीआरएस बनेगी, फर्स्ट एड नहीं बनेगी। और ऑब्वियसली लेक्चर्स बेस्ट सोर्स है। इसकी बुक अगर खुद पढ़े तो स्नेल्स बनेगी, लेकिन ऑब्वियसली लेक्चर्स बेस्ट सोर्स है। और माइक्रो क्योंकि बहुत डाइवर्स है, 7 MCQs वो हम पल से कर लेते होते हैं। तो इस तरह से आपका सिर्फ 36 डेज में पेपर 1 जे कैट का तैयार हो जाता है। पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, प्रेपरेशन प्लान और मटेरियल वेबसाइट पे दिया गया। 2 से 3 हफ्ते में आप जे कैट पेपर 2 कर लेते हो। अब 2 से 3 हफ्ते में पेपर 2, 35 दिन में पेपर 1, 50 दिन की सारी तैयारी बनती है। लेकिन ऑब्वियसली ये तब है जब आप दिन का 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो। आप अभी से स्टार्ट करेंगे जे कैट की तैयारी, और आप तकरीबन जो है बेसिक साइंसेज वाला पोर्शन, आमतौर पर अगर आप लॉन्ग कोर्स में है तो आप 50 डेज लग जाएंगे इस पर, उसको 3 वीक्स आप दे दोगे। तो 70 डेज में फर्स्ट गो होगी, और 3 वीक्स में फिर आपकी रिवीजन होगी। अब ये जे कैट था कि मेन अगर आपने जे कैट देना है। अब यहाँ तक अगर आपको जे कैट से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ कोर्स। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज कीप ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट टू यू ऑल, ठीक है। अच्छा, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मेरे पास जो 70% स्टूडेंट्स हैं वो जेकेट एफसीपीएस दोनों दे रहे होते हैं, तो एक ही कोर्स में, ताकि आपको अलग-अलग से बाय ना करने पड़े। आपको एक ही प्राइस में मैं दोनों की प्रिपरेशन भी करवा देता हूँ, जेकेट की भी करवा देता हूँ और एफसीपीएस की भी करा देता हूँ। अगर एक की भी करनी हो तो वही पैकेज है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल मोइद, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, जे कैट पेपर 2 के लिए मैंने बताया कि आपने मेरी गाइडेंस वीडियो देखनी है सबसे पहले। जे कैट पेपर 2 नोट एफसीपीएस, गाइडेंस वीडियो देखने में बताया कि कौन से टॉपिक से कितने एमसीक्यूज आने। फिर आपने 20 आवर्स का सर्जरी के सारे लेक्चर सुन लेने हैं, उसमें आपकी 70-80% सर्जरी कवर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपने फिर एक नजर डोगर पढ़ लेने, फॉर एडिशनल नॉलेज आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन, मीन्स अ लॉट। तो जे कैट और एफसीपीएस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप पूछें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर इट आउट। दूसरी बात, डिस्कशन ग्रुप का मैं आज लिंक शेयर करूंगा। उस डिस्कशन ग्रुप्स में आप कोई भी कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज हो, कोई भी क्यूरी, आप हमेशा पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे पर्सनल नंबर पे अपनी क्यूरीज मैसेज कर सकते हैं मुझे थोड़ी बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली फुल टाइम ट्रेनिंग है, मैं 4th ईयर रेजिडेंट हूँ और वो सारा। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रेपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह का चाहिए तो मैं आपको विद इन 48 2 to 3 डेज में आपको रिप्लाई उसका कर दूंगा। वॉइस नोट आप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स अब हम करेंगे कि एफसीपीएस और जे कैट कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे एमबीबीएस का सिलेबस, और ये वो टॉपिक है जो हमें पूरी उम्र हॉन्ट करते रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, एनाटमी, इवन फर्स्ट एड भी पूरा सिलेबस कवर नहीं करती। लेकिन इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा कि यू हैव फाउंड अ गोल्ड माइन, कि आपको एक ही जगह पे सारे टॉपिक्स भी पढ़ा के, याद करवा के, समझा के
सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन्ड करके, उसी के नोट्स दे के, फिर सारे नए एमसीक्यूज हर अटेम्प्ट के बाद ऐड कर दिए जाते हैं। सारे एमसीक्यूज आपको दे दिए जाते हैं, रिवीजन का स्केड्यूल दिया जाता है। लोगों को तो पढ़ने बैठते समझ ही नहीं आती कहाँ से कितना पढ़ना है। पहले तो कौन सी बुक पढ़नी है ये समझ नहीं आती। बुक खोलने तो उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, टॉपिक पढ़ भी ले तो एमसीक्यूज पूल खोलते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती कि एमसीक्यूज हमने किस तरह से, इस एमसीक्यू की लॉजिक क्या है। तो आज जाके उनका एक सिस्टम मुश्किल से 2-3 हफ्तों में होता है, और फिर 3 महीने में तैयारी नियरली। मेरे पास बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं जो 40 डेज 50 डेज में भी पेपर पास कर चुके हैं। तो अभी तो हम 70 से 90 डेज जो अभी स्टार्ट करेंगे वो 90 डेज वाले होंगे, फिर 80 डेज वाले, और फिर 70 डेज वाले जो अटेम्प्ट मतलब जनवरी अटेम्प्ट के बाद मेरे पास आएंगे। तो ये बेसिकली सारा उन उन तीनों कैटेगरीज के लिए स्केड्यूल्स आपको प्रोवाइड भी कर दिए गए हैं, वेबसाइट पे भी दे दिए गए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0325697233। और इस पे टेक्स्ट मैसेज कन्वर्सेशन हम करते हैं, ताकि सारी चीज आपके पास भी रिकॉर्ड रहे और हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे, ताकि जो चीज आपसे प्रॉमिस की गई है या जो आपने हमसे प्रॉमिस की है वो एज अ डॉक्यूमेंटेड हमारे पास रहे। तो आप कभी भी टेक्स्ट मैसेज पे हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करे, मैं भी आपको हमेशा हेल्प करूंगा हर तरीके से। जी इंशाल्लाह। आप लेक्चर्स और रफ़ी से बहुत से लोगों ने पास कर लिया होगा। अगर आप फर्स्ट एड पढ़ ले तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है, कोई डबल ए पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसके आपने एंड पे करनी है, अभी नहीं करनी, क्योंकि उसमें पूरे पूरे पेपर्स हैं। तो एंड पे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ पूरे पूरे पेपर। जब आप एंड पे करते हो तो आप जो है वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पेपर सॉल्व करें मजा आता है। अभी करोगे तो पैनिक आएगा। एंड पे अगर आपकी कोई और क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हो। वही मैं आपको बता रहा कि एस के हम करेंगे एंड पे, वो लास्ट 20 डेज में हम बात करेंगे। अभी आपका फाउंडेशन फेज से अपनी नॉलेज बिल्ड करें, सारा सिलेबस गो थ्रू करें, उसमें सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन, मीन्स अ लॉट। जुलाई में प्राइवेट इंडक्शन करवानी है। देखें, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है ना उसमें आपके पास ओपन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एफसीपीएस आप पास करें, आपने अपने सीवी पे काम करना होता है, उस पर हम इंशाल्लाह सेशन करेंगे। रिसर्च चीज आपकी होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस हो जाए आपका, एमबीबीएस की प्रोफाइल आपने बिल्ड करनी होती है। इंटरव्यू कैसे, जॉब इंटरव्यू कैसे एस करना है, वो सारा एक आर्ट है। प्राइवेट इंडक्शन एक डिफरेंट आर्ट है। जॉब इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना होता है, सीवी अच्छी बनानी होती है, पेपर पास करना होता है। गवर्नमेंट की इंडक्शन है तो उसमें आपका कौन सी अटेम्प्ट में पास है, एमबीबीएस में कैसे नंबर थे, एम कैट, अब ये सारी चीजें, पेरीफ्री के मार्क्स, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम रख लेते हैं रेजिडेंसी पे, कि जो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की, ये सारी चीजें। हम इंशाल्लाह, अभी मैं आजकल नए मॉक टेस्ट बनवा रहा हूँ, जो कि मैं 2025 के पेपर से बनवा रहा हूँ। तो वो इंशाल्लाह मार्च में अवेलेबल होंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। एनीथिंग एल्स? हाँ, नो डाउट अबाउट दैट कि प्राइवेट इंडक्शन में सिफारिश मैटर करती है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, यू गाइस विल बी अमेज्ड कि पूरी दुनिया में सिफारिश मैटर करती है। इवन यूएस में आपके लिंक्स बहुत मैटर करते हैं। प्लैब आपने की है तो यूके में लिंक्स बहुत मैटर करते हैं, लिंक्स की बेस पे ही जॉब्स मिलती हैं। मार्च तक नहीं आपने कंप्लीट करना, अगर एफसीपीएस जेकेट दोनों दे तो मार्च 15 मैंने आपको डेडलाइन बताई है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? चलें इसी पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सारे। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।